हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 समाज विज्ञान सेट वी का संपूर्ण हल लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक समाज विज्ञान सेट ए का हल नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर देख सकते हैं, जहां पर मैंने सेट ए के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं। तो छात्रों, अधिक समय न लेते हुए हम सेट वी समाज विज्ञान का हल देखते हैं। और जैसे कि आपको पता है 75 मार्क्स का पेपर आता है वार्षिक पेपर में। अभ्यास प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लेट्स गो छात्रों। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? आप जानते हैं चावल, मक्का, सोयाबीन खरीफ की फसल है। सही आंसर है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। 2 उद्योग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कृषि पर आधारित उद्योग और नंबर 2 खनिज पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग जैसे कि आप जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग, रेशम, चाय, कॉफ़ी आदि उद्योग हैं। उसी प्रकार खनिज पर आधारित उद्योग इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग होते हैं। तो इसका सही आंसर 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर है 1928। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें गो बैक के नारे लगाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेल्जियम में है। बेल्जियम में जाए या ब्रुसेल्स से जाए, चूँकि ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी है। तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, बेल्जियम और ब्रुसेल्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर सन 1935 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1972। भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया, कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर है छात्रों 16। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? हुकुमचंद। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। इसका सही आंसर है भारत। आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जीवन स्तर। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है, किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है जी। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ियां मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने का सही तरीका ये होता है छात्रों, जो सही उत्तर होता है वो हम सामने लिखते हैं। जो आप महाभारत जैसी तलवारें खींच देते हैं वो गलत तरीका होता है। तो श्रीलंका गृह युद्ध का अंत कब हुआ? श्रीलंका गृह युद्ध का अंत हुआ 2009 में, यानी 2009 में। रा वाला सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ई वाला, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 साल। ओलंपिक गेम मैक्सिको सिटी में किए गए थे दोस्तों। भारत में क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र जाएंगे। इसकी मैंने आपको PDF आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आप जाकर इसके क्वेश्चन आंसरों के आंसर आसानी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझा भी रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, बॉक्साइट
किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है दोस्तों एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों CPWP। इसको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं। CPWP। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय IMF का पूरा नाम लिखिए। तो IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या नाम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? दोस्तों आप जानते हैं इसका सही आंसर है इंग्लैंड। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जी आपने सही सोचा, विदेशी निवेश। जब किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश में या अन्य देश में निवेश लाया जाता है तो उसको हम विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्य असत्य की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पत्तन है। जी हाँ, सत्य है ये। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अधूरा दिया है। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है, ये हो सकता है इसका। तो ए भी आप सत्य लगाएं। इन्होंने कुछ अधूरा दिया है। बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है, इस तरह से इनको लिखना चाहिए था शायद, मेरे हिसाब से। रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला। रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था? जी नहीं दोस्तों, गलत आंसर है। रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में नहीं, साउथ अफ्रीका में और ब्रिटेन में फैला था। तो ये आपका असत्य है। सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा तो बहुत बड़ी बाधक है, इसलिए ए भी असत्य है। प्रति व्यक्ति आय गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सत्य है जी। जैसे कि भारत है, भारत में भी जो प्रति व्यक्ति आय गणना की जाती है वो डॉलर में ही की जाती है और अन्य देशों में भी डॉलर में की जाती है। मैंने जैसा कि पहले बता दिया है कि आपको इसके आंसर की आंसर शीट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हरिओम प्रो क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी आकर जोड़ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। मैं लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्रश्न है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जैसा डियर स्टूडेंट आपको नाम से लग रहा है, जैव है जो जिंदा है, जिसमें जान होती है, जो भोजन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं और जो अपनी वृद्धि करते हैं, वो जैविक होते हैं। अजैव में ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। तो जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो पहले हम बात करते हैं जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किससे होती है दोस्तों? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। ये भोजन कर सकते हैं, ये जनन कर सकते हैं और ये अपनी वंश में वृद्धि कर सकते हैं। इसी में दिया अजैव संसाधन, तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पत्थर है, पानी है, हवा है। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, सतत पोषणीय विकास क्या है? जी, तो सतत पोषणीय विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करे को सतत विकास कहा जाता है। कहने का मतलब
ए है सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि हम ऐसा विकास करें जिसमें पर्यावरण का किसी प्रकार से नुकसान ना हो और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ छोड़कर जाएं, ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? आप इसको ध्यान से पढ़ें। मृदा अपरदन, बहुत से जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो उस समय बहुत से स्टूडेंट इसको मुर्दा लिखाते हैं, जो कि गलत होता है और उनके अंक कट जाते हैं। तो मृदा अपरदन, मृदा मतलब मिट्टी का कटाव, अपरदन का मतलब होता है कटाव, कैसे होता है? तो दोस्तों भूमि जो होती है हमारी, उसकी ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण या अन्य किसी के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम मृदा अपरदन या मृदा का कटाव कहते हैं। बहुत सरल आंसर है, मिट्टी का कटना, बहना, उड़ना मृदा अपरदन कहलाता है। अब किस कारण हो तो वो भी लिख देंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के कोई दो उपाय लिखिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं? तो दोस्तों हम वनों को लगाकर, यानी वनारोपण करके भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा चारागाहों का उचित प्रबंधन करके भी हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखिए। तो भारत की मुख्य खाद्य फसल आपके विचार में आ रहा होगा गेहूं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। जी हाँ, चावल, जिसको भारत के बहुत सारे राज्यों में मुख्य फसल के रूप में खाया जाता है और यह उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में इसे उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा 8वां, गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है? तो गहन जीविका कृषि उस क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है और इसमें अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, इसके आंसर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। आधारभूत उद्योग, आधारभूत का मतलब जानते हो दोस्तों, जिस पे हमारे देश का विकास टिका हुआ है, जो सभी उद्योगों के लिए आधारभूत होते हैं, वो उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार होते हैं, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए आधार होते हैं और उनके निर्माण और संचालन के काम आते हैं, दूसरे उद्योगों के जो संचालन में, चलाने में काम आते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है, इस पे सारे उद्योग टिके हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग, सारे उद्योग टिके हुए हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं दोस्तों। इसी का अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई दो योगदान लिखिए। कितना सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान बहुत ही अधिक है। जिस देश में उद्योगों का योगदान अधिक होगा वो देश उतना ही डेवलप होता है दोस्तों। तो क्या योगदान है? उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, व्यक्ति धनवान होता है और जब धनवान होता है तो नई नई वस्तुएं खरीदता है, उसका जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड सुधर जाता है। यानी पहला पॉइंट लगाएंगे, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। जब उद्योग लगाए जाएंगे तो रोजगार भी उपलब्ध होता है और इससे बेरोजगारी कम होती है। मान के चलिए हमारा बदरवास क्षेत्र है और यहाँ पर 8-10 कारखाने लगा दिए जाएं तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो इससे बेरोजगारी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भारत क्या है समझाइए। आप अभी जो देख रहे हैं मोबाइल में ही देख रहे हैं, सब कुछ टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, ये डिजिटल भारत तो है ही।
हम पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, क्या है? डिजिटल भारत है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? डिजिटल भारत का ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। सड़क परिवहन के कोई दो महत्व लिखिए। सड़क परिवहन कहाँ पे काम नहीं आती दोस्तों? जिस गांव से, जिस शहर से सड़क डलती है, उस ज़मीन की कीमतें 4 गुना बढ़ जाती हैं। वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। आपने देखा है गांव से निकलकर लोग सड़क पर दुकान डालने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। आप देखते हैं सड़क के किनारे स्कूल लगे होते हैं, आप देखते हैं सड़क के किनारे मैरिज गार्डन लगे होते हैं, रोज़गार मिलता है लोगों को। वहाँ की ज़मीन कीमती हो जाती है, उनका स्टैंडर्ड सुधर जाता है। तो सड़क परिवहन के कोई दो महत्व लिखिए। तो इसमें महत्व है, सड़क बनाने की लागत कम पड़ती है, सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों पर आसानी से किया जा सकता है। मतलब ये आसान रहता है, अन्य की अपेक्षा छोटी दूरी के लिए सड़क मार्ग से जाने में कम खर्चा करना पड़ता है और सड़कों के घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो जाता है। आपको इस प्रकार से कोई 2 पॉइंट लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन, राजमार्ग से क्या आशय है? इसे जोड़ने वाली सड़क राजमार्ग कहलाते हैं। राज्यों की राजधानियों को, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ें, उसे हम राजमार्ग कहते हैं। जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं, कोई भी सड़क जो हमें राजधानी से जोड़ती है, जिला मुख्यालय से जोड़ती है, उसे हम राजमार्ग कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन एक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण लग रहा है। तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली शहरों के नाम याद रखिए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्गों की सड़क योजना प्रारंभ की है, जिसके 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात शुल्क किसे कहते हैं? आयात शुल्क देखिए, आयात शुल्क किसे कहते हैं? आयात शुल्क किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। मान के चलिए चाइना से कोई आइटम हमारे देश में आता है और हम उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो ये आयात शुल्क है। यह शुल्क दूसरे देश से जो वस्तुएं आती हैं उन पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? हमने सेट ए में ही पढ़ा था गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया यानी एग्रीमेंट पे जो मजदूर हम दूसरे देशों में ले जाए जाते थे, यूरोप के लोग ले जाते थे, इंडिया से, श्रीलंका से और साउथ अफ्रीका के देशों से जो मजदूरों को बॉन्ड भरवा कर अनुबंध के आधार पर दूसरे देशों में ले जाया जाता था, उन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ये 19वीं सदी में भारत से दूसरे देशों में काम करने के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था और इसे हम दास प्रथा के रूप में भी वर्णित कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। जावर कौन थे? तो जावर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। अलग अलग इलाकों में होते थे जावर, जिन्हें सरदार कहते थे, मिस्त्री कहते थे। ये उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जावर रखते थे। जो उद्योगपति होते थे वो अपनी सहायता के लिए जावर रखते थे और एक कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था जो मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, सप्लाई करने का कार्य करता था। ईटी पॉल कौन था? तो ईटी पॉल एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था, जिसने 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब भी प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन, पंचांग किसे कहते हैं? आपने क्लास में पढ़ ही लिया होगा, आपने घर पे आपका पंचांग टंगा रहता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं पंचांग क्या है। फिर भी आपको आपकी सहायता के लिए बता दूं,
चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देने वाला वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। हमारे घर में कैलेंडर टंगा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां रहती हैं, उसमें पंचांग भी रहता है, उसमें आपको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपियाँ क्या थीं? तो पांडुलिपि मुद्रण के पहले, जब मुद्रण नहीं होता था, प्रेस मशीन नहीं थी, उस समय लिखित ज्ञान का एक माध्यम था, जैसे ताड़ के पत्तों पर, पत्तों पर बनी कागज़ों पर नकल करके बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15, चैप बुक से क्या आशय है? तो चैप बुक यानी जिसको हम अपनी भाषा में गुटका बोलते हैं, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए चैप बुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी छोटी किताबें होती हैं जैसे डिक्शनरी होती हैं, इन्हें आमतौर पर फेरी बेचने वाले बेचते थे। है 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय होती। 16वीं शताब्दी में 1500 से लेकर 1599 के बीच एक पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, चैप बुक। क्यों? छोटी होती थी, रखने में आसानी होती थी, कहीं पर हम ले जा सकते थे। अगला क्वेश्चन, निरंकुशवाद से क्या आशय है? तो निरंकुशवाद राजकाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी हो, ना ही संवैधानिक पाबंदी। जब किसी सत्ता पर, किसी सरकार पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता है तो उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। इसको तानाशाही भी कहा जाता है। बहुत से देशों में, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पर निरंकुशवाद है। ऐसे बहुत सारी जहाँ राजशाही रहती है वहाँ पर इस प्रथा रहती है। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र को उदाहरण से समझाइए। तो सेवा क्षेत्र यानी इसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण संचार, परिवहन, व्यापार आदि। आपको पता है 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? तो केंद्र सरकार ने भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, जिसमें प्रत्येक परिवार परिवार किसी एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने की सरकार गारंटी लेती है। अगर रोजगार 100 दिन का काम नहीं मिलता है तो बदले में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं? जैसे सड़क पर अवरोधक आपने देखे होंगे, इसी प्रकार व्यापार में भी अवरोधक होते हैं। वो अवरोधक क्या हैं? सरकार द्वारा माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। इसमें एक टैक्स बहुत बड़ा अवरोधक होता है। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होती है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। यह कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं तथा उत्पादित वस्तुओं को अनेक देशों में बेचती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्पादन लागत कम होती है, इसलिए यह अधिक लाभ कमाती हैं। तो जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, और भी बहुत सारी कंपनियां, एलन मस्क की कंपनियां हैं। तो आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। यदि आप लोग क्या चाहते हैं 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन का हल के लिए आपको एक अलग वीडियो बना दूं, आप कमेंट में लिखकर बताएं। यदि आपकी मांग रहती है अलग वीडियो की तो मैं 100% आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके आंसर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। वहाँ पे आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हरिओम प्रो क्लासेज को। इसमें आपको परीक्षा संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। इसमें आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।